हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की जो क्लास है इसमें हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का बेसिक। देखिए, यदि आपका बेसिक क्लियर है ना, यदि आपका बेस मजबूत है तो आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। उसमें जो आपके वर्ड्स लिखे होते हैं उनको पहचान सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपके सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो आपकी हेल्पिंग वर्ब और आपकी वर्ब होती है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट को तो आप पहचान ही लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है। सेंटेंस हमें क्या कहता है? सेंटेंस में लिखा हुआ है वो स्कूल जा रहा है। क्या बोल रहा है सेंटेंस? वो स्कूल जा रहा है। ठीक है, किसी ने किसी से पूछा होगा कि भाई वो कहाँ पर है, तो उसने जवाब दिया होगा यार वो तो स्कूल जा रहा है। ठीक है, इस तरह का कुछ यहाँ पर सेंस निकल के आता है। अब इसका जो हिंदी में ट्रांसलेशन होता है वो क्या होता है? ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर ये जो हमने इंग्लिश का सेंटेंस लिखा है, इसमें देखिए ये जो ही है ये हमारा क्या था? सब्जेक्ट है। जो यहाँ पर इज है ये हमारा क्या है? इसमें हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पर जो गोइंग है ये हमारी कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब यहाँ पर है। ठीक है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। फर्क क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है टू स्कूल। ठीक है, ये जो टू है ये आपका अलग वर्ड है, प्रीपोजिशन की तरह आता है। और यहाँ पर जो स्कूल है इसको मैंने किसके अंदर लिखा है? ऑब्जेक्ट के अंदर। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो स्कूल है ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, बाकी ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। चलिए, तो हमने इस इंग्लिश के सेंटेंस को देखा और इसमें ये अलग अलग वर्ड्स का जो अलग अलग इंग्लिश में कॉन्सेप्ट है वो हमने बाहर निकाल दिया। यानी कि सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट की जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, मेन वर्ब की जरूरत है और प्रीपोजिशन वगैरह की भी हमें जरूरत पड़ती है किसी चीज को एक दूसरे से जोड़ने के लिए। ठीक है, कंजक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, इसी तरह के। और हमें ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ती है। अब देखिए, यहां पर देखिए ये मैंने कुछ आपके लिए लिखा है। यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ है कर्ता। अब इस कर्ता का मीनिंग क्या है? कर्ता का मीनिंग है काम करने वाला। क्या है? काम करने वाला। तो कोई भी व्यक्ति जो काम को करता है या काम को कर रहा है या फिर कर रहा है या करेगा, कोई भी, यानी कि जो व्यक्ति काम से जुड़ा हुआ है उसको करने के सेंस में, ठीक है, उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ता। ठीक है, इसके बाद एक आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हिंदी में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। अच्छा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमें क्या बताती है? हेल्पिंग वर्ब हमें किस तरह की चीज़ों के बारे में बताती है हमारे सेंटेंस में? देखिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसका मतलब है सहायक क्रिया। अब इसके बराबर में आपको एक चीज़ और लिख देनी है हेल्पिंग वर्ब के साइड में, समय। क्या लिख देनी है? समय। आपका जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में आप जिस भी काम के बारे में बात करेंगे, ठीक है, या कर रहे हैं, उस काम का जो समय है वो कब हुआ, कब होगा, कब हो रहा है, कब हुआ था, ये जितने भी आपके सवाल हैं ये सब के सब आपको हेल्पिंग वर्ब से पता चलेंगे। किससे पता चलेंगे? हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलने वाले हैं। ठीक है, आगे हम एग्जांपल की हेल्प से अच्छे से देखेंगे। उसके बाद आती है आपकी वर्ब। अब ये वर्ब कौन सी है? ये वर्ब आपकी मेन वर्ब है। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। अच्छा, ये वर्ब है कौन सी? ये वही वाली वर्ब है जिसकी आप फॉर्म्स पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये जो फॉर्म्स आप पढ़ते हैं ना ये वही वाली वर्ब है। ठीक है, इसी की फॉर्म्स चलती हैं। अब लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है ना? ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर ये जो काम है ना, काम, इस काम का असर पड़े। कोई भी काम आप करते हैं उस काम का असर जिस पर पड़ता है, ठीक है, उस काम से जो भी वस्तु, व्यक्ति जो भी प्रभावित होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब ये जितने भी वर्ड्स हैं आपको आपका जो सेंटेंस होगा उसमें इस तरह से इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट, फिर लिखो हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर आपको अपना ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको आपके सेंटेंस में इनको इस्तेमाल करना है। अब बात यह आती है कि हम इनको पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले तो हमें हिंदी में पहचानना पड़ेगा, तभी तो इंग्लिश में हम लिख पाएंगे। तो चलिए हम ये जानते हैं कि हम इनको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, देखिए,
उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। 27 तारीख से इसकी जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं और ये जो कोर्स है ये बेसिक से होगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक होगा, ठीक है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे और यदि आप इंग्लिश का कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपको आपका जो सेंटेंस है उसमें हर एक चीज़ क्लियर हो, ये कैसे बना, कहाँ पर क्या चीज़ का इस्तेमाल करना है, तो सब कुछ आपको इस कोर्स में कराया जाएगा। देखिए इस कोर्स की जो फीस है वो शुरुआत में मैंने 1500 रुपये रखी थी, लेकिन अभी कुछ समय के लिए मैंने डिस्काउंट दे दिया है, ये सिर्फ 499 में आपको मिल जाएगा। और ये जो डिस्काउंट है ना सिर्फ 27 तारीख तक है, ठीक है। 27 तारीख के बाद ये जो डिस्काउंट है वो आपका खत्म होने वाला है। इस कोर्स की खासियत ये है कि यदि आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप इस कोर्स के द्वारा बहुत कुछ सीखने वाले हैं, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होने वाले हैं, ठीक है। और देखिए यदि आप हमारी ई बुक्स वगैरह खरीदना चाहते हैं तो ये देखिए वीडियो के नीचे आपको दिख रही होंगी, यहाँ से आप जाकर कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगी। कोर्स कहाँ पर मिलेगा? कोर्स मिलेगा हमारे ऐप में। ऐप का नाम है क्या? अल्फा स्पोकन इंग्लिश। ये ऐप का लोगो है अल्फा स्पोकन इंग्लिश। प्ले स्टोर पर सर्च करें और आपको ये लोगो मिलेगा, इंस्टॉल करें, रजिस्टर करें। और जो 1500 रुपये वाला कोर्स है उसकी फीस जो है 499 आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो ऐप है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपको वहां पर नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी इस ऐप को ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यदि आपको कोई भी इशू आता है कोर्स को परचेज करने में तो ये हमारा नंबर है, ठीक है। इस पर आप हमें जो है डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। इस पर आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। इस पर डायरेक्ट आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका जो भी इशू है वो आपको लिखना है, हाय हेलो नहीं करनी है, डायरेक्ट इशू लिखो। जो भी आपको इशू आता है वो आपका सोल्व कराया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको ये जो पर्सन कॉन्सेप्ट है ना इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना ये आपको कंफ्यूज कर देगा। वरना अगर आपको पर्सन कॉन्सेप्ट आता है तो आप सब्जेक्ट को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जेक्ट को आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट में किस तरह के वर्ड्स आते हैं, जैसे कि हो गया आपका ही, शी, इट, वी, यू, दे, इस तरह के जो वर्ड्स हैं। बाकी किसी का नाम भी आप सब्जेक्ट के अंदर लिख सकते हैं। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये आपके सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। अब ये जो सब्जेक्ट है आप देख रहे हैं कि आपका जो सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही लिखना है, तो बाकी का तो फिर बाद में लिखेंगे, क्योंकि शुरुआत ही सब्जेक्ट से हो रही है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के बारे में ही जानना है कि आखिर में ये सब्जेक्ट होता क्या है भैया, है ना। तो चलिए सब्जेक्ट को जानते हैं। मैंने बोला था कि सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको थोड़ा पर्सन कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पर्सन कॉन्सेप्ट में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब देखिए यहां पर मैंने ये जो पर्सन कॉन्सेप्ट है इसको दो भागों में बांटा है। एक है आपका सिंगुलर और एक है आपका प्लूरल। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। यदि हिंदी में हम देखें तो इसका मतलब होता है एक वचन। जब आप एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, किसी एक ही वस्तु के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर आपको सिंगुलर चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, यानी कि जब एक से ज्यादा वस्तुएं कहीं पर होंगी, एक से ज्यादा व्यक्ति कहीं पर होंगे या एक से ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में आप बात करेंगे तो आपको प्लूरल जो हमारे सब्जेक्ट होंगे उनका इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर ये सिंगुलर प्लूरल तो हो गया। अब इसके अलावा इनको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीन कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के अंदर आई है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के अंदर वी रखा हुआ है। इसी तरह से सेकेंड पर्सन के अंदर सिंगुलर और प्लूरल में यू ही है, और थर्ड पर्सन के अंदर सिंगुलर में ही, सी, इट और प्लूरल में आपका दे है, ठीक है। अब इनको हम अपने हिंदी वाक्य में कैसे पहचानेंगे? देखिए मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन के अंदर आई है और वी है, जो बोलता है। इसकी जो मीनिंग है इसके बारे में जो हमें पता चलेगा वो कैसे पता चलेगा? जो बोलता है, यानी कि जो भी व्यक्ति बोल रहा है, ठीक है, वो व्यक्ति आपका फर्स्ट पर्सन के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? फर्स्ट पर्सन के। एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखें तो मान लो कि अब जैसे हम हैं, ठीक है, एक मैं हूं और एक आप हैं जो वीडियो को देख रहे हैं। मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, ठीक है। दूसरा में लिखा हुआ है जो सुनता है, किसके अंदर आएगा? सेकंड पर्सन के अंदर। तो जो सुनता है वो सेकंड पर्सन है। अब मैं तो बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन के अंदर क्या लिखा हुआ है? जिसकी बात होगी, जिसके बारे में बात होगी। अब मैं और आप मिलकर जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं वो हमारा थर्ड पर्सन है। अब मान लो हम किसी
मतलब लड़के के बारे में बात करें यार वो ना बहुत बुरा लड़का है, वो ना बहुत अच्छा लड़का है, ऐसे हम किसी के बारे में कुछ बोलने लगे तो हम जिसके बारे में बात करेंगे वो थर्ड पर्सन के अंदर आ जाएगा, यानी कि कोई थर्ड व्यक्ति, एक मैं, एक आप और एक कोई तीसरा व्यक्ति। तो तीसरा व्यक्ति थर्ड पर्सन, मैं बोल रहा हूं मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं आप सेकंड पर्सन। अब आपके मन में एक दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर बाई चांस आप बोलना स्टार्ट कर दें, तो जब आप बोलोगे तो आप फर्स्ट पर्सन बन जाओगे और मैं सुनने लगूंगा तो मैं सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात करेंगे वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। अभी जैसे इंग्लिश के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इंग्लिश हमारे लिए एग्जाम्पल के तौर पर थर्ड पर्सन के अंदर आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया। अब देखिए सिंगुलर में आई, यदि मैं अकेला हूं, यदि मैं अकेला हूं, मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं बोल रहा हूं यानी कि मैं अकेला हूं, तो मुझे आई का इस्तेमाल करना है। यदि मेरे साथ एक और होता और मैं बोलता हम जा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, तो हम एक से ज्यादा हो जाते, प्लूरल हो जाते, तो वी का इस्तेमाल करना है। इस तरह से आपको इनको इस्तेमाल करना है। सबसे ज्यादा देखिए इसमें तो यू है, सिंगुलर प्लूरल में कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये है आपका पार्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। इसमें कौन कौन से वर्ड हैं, ही सी इट, क्योंकि इनको आप सबसे ज्यादा देखते हैं। ही सी इट हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आते हैं और ये किसी सिंगल व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो थर्ड व्यक्ति होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पर्सन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है ना, इसमें हम एक चीज और देखते हैं कि हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे, ठीक है। सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे, देखिए वाक्य में काम को करने वाला ही हमारा क्या होता है, वाक्य में काम को करने वाला ही हमारा सब्जेक्ट होता है। यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है सीता घर जा रही है, सीता क्या कर रही है, सीता भैया घर जा रही है। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है, घर जाने का काम हो रहा है, कर कौन रहा है उस काम को, सीता कर रही है। तो काम को करने वाला कौन है, सीता है, तो सीता कौन हो जाएगी, हमारी सब्जेक्ट हो जाएगी। अब आप अपने आसपास नजर घुमाकर जरा देखिए, घर से बाहर निकल के यदि आप घर में हैं तो हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा है, कुछ फोन चला रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कोई किसी काम को कर रहा है ना, कोई सो रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई नहा रहा है, कोई टीवी देख रहा है। तो हर एक वो व्यक्ति जो आपको दिख रहा है कुछ ना कुछ काम करते हुए, वो हर व्यक्ति आपका सब्जेक्ट के अंदर आएगा, क्योंकि काम को करने वाला ही सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर सीता घर जा रही है, कल को कोई और व्यक्ति भी घर जा सकता है, तो वो जो व्यक्ति है वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सीता, तो सीता यहाँ पर आपकी क्या है, सब्जेक्ट है। सीता घर जा रही है, सीता इज गोइंग होम। अब यहाँ पर जो ये सेंटेंस है ये किसका है, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का है, इसके लिए आपको टेंसेज आने चाहिए। और वैसे मुझे कैसे पता चला ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, इस हेल्पिंग वर्ब को देख के, जब हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे तो इसको अच्छे से देखने वाले हैं। वह खेलता है, वह कोई लड़का हो सकता है। अब कोई बोल रहा है यार वो क्या करता है, वो तो यार खेलता है इस टाइम पे, है ना, खेलने का टाइम उसका, तो बोल सकते हैं ही प्लेज, ठीक है। आगे है राहुल जा चुका है, तो जाने का काम किसने किया है, राहुल ने, तो राहुल आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, राहुल हैज गॉन, ठीक है। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट को पहचानेंगे। अब देखिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल हमें दिखता है हमारे सेंटेंस में वो होता है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का, तो होता ही होता है। उससे पहले आप एक बार वर्ब को पढ़िए, ठीक है, वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं उनको। अब ये वर्ब की फॉर्म्स की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है मेरे पास, ठीक है, आपको ये याद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए हर कोई अलग अलग होता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है, इसकी शॉर्ट ट्रिक हम कहाँ से लेकर आए हैं, ठीक है, आपको ये याद ही करनी पड़ेगी, इनकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद करोगे तो भूल जाओगे बहुत जल्दी, लेकिन अगर आप वैसे इनको डेली बेसिस पर 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 करके याद करोगे तो आप नहीं बोलोगे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर वर्ब की तो आज तक हमने 3 ही फॉर्म्स पढ़ी हैं, आपने चौथी और पांचवी कहाँ से यहाँ पे लगाती भाई, है ना। तो देखिए चौथी और पांचवी भी होती है, मैं बताता हूँ कैसे बनेगी। अच्छा, गो तो सबको ही पता होगा, गो के बारे में तो ऐसा कोई नहीं है जो जानता नहीं होगा, है ना। गो का मतलब होता है जाना, तो गो, वेंट, गॉन, ये तो आपने पढ़ा ही है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्या आपने गोइंग नहीं पढ़ा? कोई व्यक्ति मना कर सकता है कि उसने गोइंग को ना देखा हो, या कोई मना कर सकता है कि उसने गोज को ना देखा हो? नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि पढ़े हैं। लेकिन पढ़ाया किस तरह से गया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, ऐसा पढ़ाया गया था ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसईआईएस लगा दो। तो जब आप आईएनजी लगाते हैं ना, उसी फॉर्म को वर्ब की कौन सी फॉर्म बोलते हैं? फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। और जब आप एसईआईएस लगाते हैं तो उसको पांचवी फॉर्म बोलते हैं, इसको फोर्थ फॉर्म, उसको फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। तो आईएनजी वाली फोर्थ फॉर्म और एसईआईएस वाली फिफ्थ फॉर्म आपकी आती है। इसी तरह से डू है, डू का मतलब होता है करना, डिड, डन, डूइंग और डज आपका आ जाता है। ईट, एट, ईटन, ईटिंग और ईट्स आपका आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो वर्ब की फॉर्म से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कहाँ पर होगी? मैंने ऊपर लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म आपकी प्रेजेंट में ज्यादातर इस्तेमाल होती है। प्रेजेंट में कहाँ पर?
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में ज्यादा इस्तेमाल होती है, पास्ट में कहां पर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में ज्यादा इस्तेमाल होती है, कौन से परफेक्ट में, अब कोई भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी परफेक्ट हो, सब में इस्तेमाल हो जाएगी। फोर्थ फॉर्म कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में, अब चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, कोई भी हो, आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कोई भी हो, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट में ही होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगी। देखिए फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती है, लेकिन कहां पर, फर्स्ट फॉर्म जो है वो आपकी किसके साथ इस्तेमाल होगी, जो आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होते, लेकिन जो ये फिफ्थ फॉर्म है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होती है, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, इनके साथ, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कर्ता के बारे में भी हमने देख लिया है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मैंने आपको बताया था, हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया, और इससे हमें हमारे सेंटेंस में जो काम होता है उस काम का समय पता चलता है कि ये किस समय के बारे में जो है काम है, या फिर ये काम जो है वो किस समय में हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज नहीं बताई कि हेल्पिंग वर्ब में किस तरह के वर्ड्स आएंगे। ये जो आप पढ़ते हैं ना, इज एम आर, वाज वर, हैज हैव, डू डज डिड, ये सब के सब जो वर्ड्स हैं आपके हेल्पिंग वर्ब के अंदर आते हैं। किसके अंदर, हेल्पिंग वर्ब के अंदर। देखिए पापा घर पहुंच गए हैं, ठीक है, वह खाना खा लेगा और उसने, तुमने उससे पूछा। इन हिंदी के सेंटेंसेस को देख के कैसे पता चलेगा, हिंदी में हमेशा लास्ट में आपको दिखाई देगा कि सेंटेंस जो है वो कब का है, ठीक है। वह घर पहुंच गए हैं, तो ये जो गए हैं ना, इससे हमें पता चलेगा। वह खाना खा लेगा, किसी ने पूछा उसने खाना खा लिया, मैंने बोला नहीं वो खा लेगा, हम फ्यूचर के बारे में बोल रहे हैं, अलग पता चल गया फ्यूचर का है। उसने तुमसे पूछा, उसने पूछा तुमसे, ऐसा कुछ बोलना चाहता है ना, तो मतलब यहाँ पर क्या है, पास्ट के बारे में अलग पता चल रहा है, एक प्रेजेंट का है, पास्ट का, एक फ्यूचर का है, अलग पता चल रहा है। अब ये चीज़ आपको टेंसेस को सीखकर पता चलेंगी। यदि आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए टेंसेस बाय चिंटू सर, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अब मैंने बोला था हैज, हैव, विल, डू डज, इज एम आर, वाज वर, ये सब के सब हेल्पिंग वर्ब के अंदर आते हैं। तो मैंने बोला पापा हैज रीच्ड होम, ठीक है, तो यहाँ पर हैज हैव से मुझे पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का है। ही विल ईट फूड, तो विल से हमें पता चलता है ये सेंटेंस फ्यूचर के इंडेफिनिट का है। डिड यू आस्क, ये डिड से हमें पता चलता है ये सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट का है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलेगा हमारा सेंटेंस कब का है। हेल्पिंग वर्ब आपको आनी चाहिए, हैज हैव प्रेजेंट में होता है, डू डज प्रेजेंट में होता है, इज एम आर प्रेजेंट में होता है, डिड पास्ट में होता है, हैड पास्ट में होता है, वाज वर पास्ट में होता है, और जो विल है वो फ्यूचर में होता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। वर्ब के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, कोई भी काम जो करने वाला है, कोई जो करने मतलब कोई भी काम जो होता है ना, उसी को हम वर्ब कहते हैं। वर्ब को इक्वल टू में आप लिख सकते हैं काम, और हिंदी में यदि शुद्ध हिंदी बोले तो लिख सकते हैं कार्य, ठीक है। देखिए जो काम सब्जेक्ट करता है, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम ही आपका क्या होता है, वर्ब कहलाता है। वर्ब ना सिर्फ कुछ नहीं है, काम ही है, जिसको इंग्लिश में हम वर्ब कह के बुला देते हैं, ठीक है। जैसे कि राम दूध बेच रहा है, राम क्या काम कर रहा है, दूध को बेचने का काम कर रहा है, तो बेचने का काम है, तो काम क्या है, बेचने का, तो बेचना यहाँ पर वर्ब हो जाएगी। राम इज सेलिंग मिल्क, ठीक है, सेलिंग हो जाएगा आपका। वह बगीचे में खेलता है, क्या करता है वो, बगीचे में खेलता है, खेलने का काम करता है, तो खेलना प्लेज हो जाएगा, ठीक है, ये आपकी वर्ब हो जाएगी। राहुल स्कूल जा चुका है, तो राहुल हैज गॉन टू स्कूल, तो जाने को क्या कहते हैं, गो, तो काम क्या किया राहुल ने, जाने का ही तो काम किया है, स्कूल का काम थोड़ी क्या है, जाने का काम किया है, तो जाना आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है वर्ब हो जाएगा, और जाने की थर्ड फॉर्म गो जो है यहाँ पर मैंने लगा दी है, ठीक है। अब ये वर्ब की जो फॉर्म है ये कैसे डिपेंड करेंगे आप कौन सी वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करनी है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला आपका लगेगा। देखिए एक बात ध्यान से सुनना, ये जो सब्जेक्ट है ये आपको सेंटेंस से देखकर पता चलेगा कि आपका सेंटेंस क्या कहता है, ठीक है, उसमें काम करने वाला कौन है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, अपने आप नहीं आएगी, सब्जेक्ट बताएगा कौन सी आएगी। जैसे कि ही है, ही के साथ हम हैज लगाते हैं, लेकिन ही के साथ हम हैव नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये इसको मना कर देता है कि भाई हैव नहीं आएगी। ये मना क्यों करता है ना, ये मना इसलिए करता है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आता है। किसके अंदर, सिंगुलर के अंदर, और ये जो हैव है ये प्लूरल है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल। अब जैसे आई है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम कर देती है, तो ये अपने आई को ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी
और ये जो वर्ब है, ये वर्ब की फॉर्म आपकी हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगी कौन सी आनी है। जैसे कि हैज हैव है, इनको पता है कि वे वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। इज एम आर है, पता है कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी आईएनजी वाली, है ना। कल को यहाँ पर आ जाए डू डज, तो पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, और ऑब्जेक्ट आपका अपनी सेंटेंस के हिसाब से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने अच्छे से समझा दिया है। एक बार ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑब्जेक्ट का मतलब है जिस पर सब्जेक्ट काम करता है, या फिर जो सब्जेक्ट है ना वो जो काम करता है, उस काम का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है, काम का असर जिस पर पड़ रहा है, उसी को आप ऑब्जेक्ट के अंदर रखते हैं, ठीक है। देखिए, राम दूध बेच रहा है। राम कौन है, काम को करने वाला है, राम सब्जेक्ट होगा। काम क्या कर रहा है, बेचने का काम कर रहा है। बेचना क्या हो गया, वर्ब हो गई। किसको बेच रहा है, ये जो बेच रहा है, बेचने का जो काम है किस पर हो रहा है, दूध पर हो रहा है। तो जिस पर काम होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो राम इज सेलिंग मिल्क, मिल्क आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वह बगीचे में खेलता है, खेलता कौन है, वह सब्जेक्ट हो गया। कहाँ खेलता है, बगीचे में। काम क्या है, खेलने का। तो जहाँ पर खेलता है, यहाँ यानी कि जहाँ पर उसका असर पड़ रहा है वो बगीचा है। बगीचे में खेलेगा, पेड़ पौधों को तोड़ेगा, घास फूस को तोड़ेगा, और भी बहुत सारा जो असर है वो प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। राहुल स्कूल जा चुका है, राहुल हैज़ गॉन टू स्कूल। तो मैंने आपको सबसे पहले एक सेंटेंस दिया था, उसको देख लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि उसमें सब्जेक्ट क्या है ये आपको बताना है ना, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने लिखा था स्कूल, तो मैंने अभी आपको बताया था जिस पर असर पड़ता है वो होता है आपका। तो ही इज गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल क्या कोई मतलब यहाँ पर स्कूल पर कोई असर पड़ रहा है क्या, नहीं। स्कूल यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि स्कूल यहाँ पर किसी जगह का नाम है, ठीक है। तो स्कूल को आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, ठीक है। ये अदर वर्ड्स की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि आपको अपने सेंटेंस में ये जितने भी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं यहाँ पर, ये आपको कैसे इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो बाकी हमारी जो ई बुक्स है, देखिए आपको वीडियो के नीचे दिख रही होंगी। हमारा कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर से जाकर डायरेक्ट आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।